हाँ भाई नमस्कार, गुरु ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। अपना ट्रांसफार्मर का टॉपिक चल रहा था। किसका? ट्रांसफार्मर का टॉपिक चल रहा था। ट्रांसफार्मर के टॉपिक में अपन ने भाई पढ़ लिया था क्या? ट्रांसफार्मर के भागों का वर्गीकरण। क्या? ट्रांसफार्मर के भागों का वर्गीकरण पढ़ लिया था। आज आप पढ़ेंगे क्या? अपने आज पढ़ेंगे क्या? ट्रांसफार्मर के अंदर उत्पन्न विद्युत वाहक बल। क्या? उत्पन्न विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल समीकरण के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। ईएमएफ के बारे में। क्या जी? ईएमएफ के बारे में। भाई ट्रांसफार्मर के अंदर विद्युत वाहक बल समीकरण के बारे में आज देखेंगे। विद्युत वाहक बल समीकरण के बारे में देखेंगे। क्या जी? विद्युत वाहक बल के समीकरण के बारे में देखेंगे। अब भाई विद्युत वाहक बल समीकरण है किस पर निर्भर करता है? भाई विद्युत वाहक बल समीकरण तीन चीजों पर निर्भर करता है। क्या जी? तीन चीजों पे। एक तो क्या? चुंबकीय फ्लक्स हो गया, एक हो गया आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी, एक हो गया क्या आपका जो टर्न्स की संख्या। क्या? टर्न्स की संख्या। किस किस पे निर्भर करता है? एक तो करता है क्या? चुंबकीय, यहां से मैं लिख दूं कोर में उत्पन्न चुंबकीय, कोर में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स पर, कोर में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स पे। दूसरा निर्भर करता है, दूसरे पॉइंट में आएगी आपकी आवर्ती। आवर्ती मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक है। फिर आता है 3 नंबर पॉइंट आपका, जो आप प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर जो टर्न्स की संख्या डालते हैं ना अपन। भाई पहले देखा था ना स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर कि भाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर क्या करते हैं? सेकेंडरी के टर्न्स की संख्या बढ़ा रहे थे, स्टेप डाउन में सेकेंडरी के टर्न्स की संख्या अपने घटा रहे थे। तो किसके आधार पे? डाले गए टर्न्स की संख्या पर, डाले गए टर्न्स की संख्या पर, जिसको n से दर्शाया जाता है, फ्रीक्वेंसी को f से, और आपका जो विद्युत वाहक बल है इसको फाई m से, मतलब मैग्नेट। अब भाई एक बात बताइए कि मैंने बताया क्या आपको E समानुपाती पाई एम एफ इंटू एन, ये आपको मैंने बता दिया। क्या? कि भाई विद्युत वाहक बल आपका है ये फ्रीक्वेंसी पे, फ्लक्स पे और टर्न्स की संख्या पे करता है। लेकिन आपका जो ट्रांसफार्मर है ये कौन सी धारा पे काम कर रहा है? एसी धारा पे। भाई मैंने कहा कि ट्रांसफार्मर एसी धारा पे काम करता है जी। ट्रांसफार्मर एसी धारा पे काम करता है। तो आपको पता होना चाहिए एसी की एक साइकिल पूरा करने में, एसी की जो फ्रीक्वेंसी, जो साइकिल प्रति मिनट, इसका मात्रक होता है हर्ट्ज, जिसका मात्रक होता है, ये अपना एक सर्किल पूरा करने के अंदर क्या करता है? इसका फ्लक्स होता है जो 4 बार बदलता है। क्या? 4 बार प्लस व माइनस होता है। क्या? एक साइकिल पूरी करने पे, एक साइकिल पूरी करने के लिए फ्लक्स का मान 4 बार प्लस व माइनस होता है। भाई एसी की आवर्ती मैंने कहा कि साइकिल प्रति मिनट है, तो एक बार प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, इस हिसाब से चलता है। किस हिसाब से? देखो यहां से देखना, एक बार प्लस हुआ आपका, फिर वापस माइनस, फिर प्लस,
फिर आपका वापस माइनस। इस हिसाब से आपका एक चक्कर पूरा होता है। किसका? एक साइकिल पूरा करने पे ट्रांसफार्मर के अंदर एक साइकिल, एक राउंड पूरा करने पे आपकी फ्रीक्वेंसी 4 बार बदलती है। अगर फ्रीक्वेंसी 4 बार मतलब बोला जाए तो फ्लक्स आपका 4 बार परिवर्तित होता है। क्या? 4 बार परिवर्तन कर लेता है, जिसमें एक बार प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब देखो यहां से अगर मैं आरएमएस वैल्यू देखूं, क्या आरएमएस वैल्यू, आरएमएस ई आरएमएस वैल्यू में इसकी लेता हूं तो यहां से होना चाहिए ई एवरेज इनटू फॉर्म फैक्टर, ए एवरेज इनटू फॉर्म फैक्टर। आरएमएस वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको एवरेज वैल्यू और फॉर्म फैक्टर लेना होता है। अब एवरेज वैल्यू तो आपकी ये है, क्या भाई 4 बार बदलते हैं, तो यहां से एवरेज वैल्यू आपकी हो जाती है क्या? ई समानुपाती 4πm f इंटू एन, ये आपका एवरेज वैल्यू हो जाती है। अब फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.11, क्या 1.11। इसरो 2017, इसरो 2000, बेंगलोर 18 और डीआरडीओ 2019 की जो वैकेंसी लगी थी, इन्हीं तीनों वैकेंसी के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि फॉर्म फैक्टर का मान होता है तो 1.11। क्या फॉर्म फैक्टर का मान होता है? किसका? फॉर्म फैक्टर का। फॉर्म फैक्टर का जो मान होता है 1.11, यह आपका फॉर्म फैक्टर का मान होता है। इसरो 18, डीआरडीओ 19 और जो आपके इसरो बेंगलोर 17 के अंदर भी बेंगलोर 18 और डीआरडीओ 19 जो टेक्नीशियन की वैकेंसी लगी थी डीआरडीओ वाली, जो इसका भी रिजल्ट आ गया टेक्नीशियन का, वो प्रैक्टिकल लग के, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था। तो आपका ई आरएमएस यहां से ई एवरेज वैल्यू क्या है? 4πm f इन n, ठीक है, इनटू 1.11, किसका मान? ये फॉर्म फैक्टर का मान है 1.11, ठीक है। तो यहां से E बराबर हो जाता है क्या? 4.445m f इंटू n, यह आपका विद्युत वाहक बल हो गया। क्या? विद्युत वाहक बल समीकरण हो गया। अब यहां से बात करें कि प्राइमरी का सेकेंडरी का विद्युत वाहक बल अगर ज्ञात करें, क्या सेकेंडरी का विद्युत वाहक बल ज्ञात करें, तो यहां से सेकेंडरी का विद्युत वाहक बल भी यही हो जाएगा, क्या 4.445m इंटू n, ठीक है। अब आपको यहां n है, टर्न्स की संख्या तो s हो जाएगा, क्या सेकेंडरी के टर्न्स की संख्या आप यहां ले लोगे। अगर आप यहां से प्राइमरी के निकालते हो विद्युत वाहक बल, भाई प्राइमरी वाइंडिंग में कितना विद्युत वाहक बल आपका बन रहा है, तो यहां से आपको देखना है 4.445m f इंटू n, f इंटू n बटे f इंटू np, यह आपका हो गया जी। अब यह तो है आपका सेकेंडरी का, यह है आपका प्राइमरी का। अब भाई यहां से देखना जो आपका विद्युत, एक का मतलब है विद्युत वाहक बल, जिसका मात्रक होता है विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट, क्या वोल्ट में। इसका होता है फाई का मतलब उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, जो होता है आपका उत्पन्न फ्लक्स होता है जो वेबर में, ठीक है।
एफ होती है आपकी आवर्ती, आवर्ती का मात्रक होता है आपका हर्ट्ज, ठीक है। एन का मतलब होता है क्या, एन का मतलब टर्न्स की संख्या, वाइंडिंग के अंदर लगाए गए टर्न्स की संख्या, क्या टर्न्स की संख्या, किसकी टर्न्स की संख्या। अगर यहां से अब एक चीज देखा जाए कि जो आपका प्राइमरी के अंदर उत्पन्न विद्युत वाहक बल और सेकेंडरी के अंदर उत्पन्न विद्युत वाहक बल और प्राइमरी के अंदर लगाए गए टर्न्स की संख्या और सेकेंडरी के अंदर लगाए गए टर्न्स की संख्या, यह चीज अगर यहां से देखें तो एक चीज आपको और ध्यान रखनी है। अगर आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, इसके बाद में अगर आपको ये दोनों समीकरण दिए हुए प्राइमरी वाला और सेकेंडरी वाला, तो यहां से एक चीज और निकल जाएगा, किसका के का मान निकल जाएगा, किसका के का। भाई प्राइमरी के अंदर उत्पन्न यहां से देखो ई एस बराबर 4.44 5 एफ इंटू एन एस। अब यहां इसके बटे में मैं लेता हूं प्राइमरी का विद्युत वाहक बल, तो यहां से आपका भाई एक तो प्राइमरी के विद्युत वाहक बल में और सेकेंडरी वाइंडिंग के विद्युत वाहक बल के अंदर अनुपात है आपका, ये आ जाएगा एक आ जाएगा टर्न्स का अनुपात है। तो यहां से अगर मैं बटे में लेता हूं प्राइमरी का विद्युत वाहक बल एफ इंटू एन बटे पी। अब यहां से देखो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, ये के का मान, तो यहां से के का मान आपका निकल जाता है ई एस बटे ई पी बटे एन एस बटे एन पी। आपका ये एक समीकरण और चला आता है। कई बार आपको प्राइमरी का टर्न्स की संख्या दे देता है, विद्युत वाहक बल देता था, प्राइमरी का और सेकेंडरी का दे देता है, ये सूत्र आपका डायरेक्ट आपको पूछ लिया जाता है। अब बात करेंगे क्या प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर जो ट्रांसफार्मर के अंदर किसका रेशियो, ट्रांसफार्मर रेशियो की अपने बात करेंगे, किसकी ट्रांसफार्मर रेशियो की बात करेंगे, किसकी ट्रांसफार्मर रेशियो की। अगला अपना पॉइंट है किसका ट्रांसफार्मर रेशियो। ट्रांसफार्मर रेशियो, अब पॉइंट आपका आ गया ट्रांसफार्मर रेशियो अनुपात। अब यहां से यह बात आपकी सिद्ध हो जाती है किस हिसाब से। अब भाई ट्रांसफार्मर जो रेशियो है ये किस पे निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है प्यारे मित्रों, एक तो ट्रांसफार्मर के अंदर डाली गई टर्न्स की संख्या और एक सेकेंडरी के अंदर डाली गई टर्न्स की संख्या, किसकी, तो ये दो कारकों पे निर्भर करता है। ये प्राइमरी के अंदर प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स मतलब एन पी, दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स संख्या भाई है ना एन एस, इन पे आपका ये ट्रांसफार्मर रेशियो काम करता है। क्या ट्रांसफार्मर रेशियो काम करता है। तो यहां से सीधा एक इस हिसाब से अपन लेके चलते हैं एन एस बटे एन पी, क्या एन एस बटे एन पी। अब एक बात और, जैसे कि आपने प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर टर्न्स की संख्या आपने बढ़ा दी और सेकेंडरी के अंदर टर्न्स की संख्या घटा दी, उससे पहले एक चीज और कि जैसे कि आपके जो आप प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर एक
प्रत्यावर्ती प्रकार का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या? जैसे प्राइमरी वाइंडिंग में आप सप्लाई दोगे तो उसमें एक प्रत्यावर्ती प्रकार का विद्युत वाहक बल है, प्रत्यावर्ती प्रकार का विद्युत वाहक बल, क्या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, होगा। और यह उत्पन्न विद्युत वाहक बल, क्या ये विद्युत वाहक बल सेकेंडरी वाइंडिंग से गुजरेगा, और सेकेंडरी वाइंडिंग से गुजरने के बाद में एक सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। सेकेंडरी वाइंडिंग के गुजरने से क्या होगा, एक सेकेंडरी ये विद्युत और ये विद्युत वाहक बल सेकेंडरी वाइंडिंग से गुजरता है, जिससे एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात आ जाती है, अगर प्राइमरी के अंदर टर्न्स की संख्या बढ़ा देते हो और सेकेंडरी के अंदर आप घटा देते हो, तो वो ट्रांसफार्मर कौन सा होता है आपका? अगर प्राइमरी के अंदर प्राइमरी के टर्न्स की संख्या, प्राइमरी में टर्न्स अधिक व सेकेंडरी के अंदर टर्न्स कम, तो ये ट्रांसफार्मर आपका हो गया स्टेप डाउन। ठीक है जी। अब यहां से आपको एक बात और रखनी है याद, अगर आप प्राइमरी के अंदर टर्न्स की संख्या कम, अब तो यहां से सेकेंडरी के अंदर टर्न्स अधिक व प्राइमरी में कम, तो ये ट्रांसफार्मर आपको होता है स्टेप अप। स्टेप अप ट्रांसफार्मर आपका हो जाता है। कौन सा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर आपका होता है। कौन सा ट्रांसफार्मर? स्टेप अप, स्टेप अप। तो यहां से आपका के का मान हो जाता है जो आपने पहले देखा था, ई एस बटे ई पी बटे एन एस बटे एन पी। आपकी बात यहां तक समझ में आनी चाहिए, आपके ये बात समझ में आनी चाहिए। जो पिछले पॉइंट में अपनी ये बात देख ली थी। अब ट्रांसफार्मर में होता क्या है, वोल्टेज का मान तो अलग अलग आ जाता है सेकेंडरी के और प्राइमरी के, लेकिन जो ट्रांसफार्मर है आपका, इसके प्राइमरी वाइंडिंग का, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर जो पावर होता है, प्राइमरी का पावर और सेकेंडरी के अंदर जो पावर होती है, ये दोनों की समान होती है। क्या? दोनों के अंदर बराबर होती है। तो इसके अंदर पावर यहां से देखा जाए, डायरेक्ट बता दें तो प्राइमरी वाइंडिंग का पावर व सेकेंडरी वाइंडिंग के उत्पन्न पावर दोनों बराबर होते हैं। तो यहां से लिखो कि वो पावर की अगर बात करें, पावर प्राइमरी का पावर को पीपी के हिसाब से देख लेते, पावर बराबर PS, ये दोनों बराबर होते हैं भाई। प्राइमरी का पावर व सेकेंडरी का पावर बराबर होते हैं। तो यहां से अगर पावर की बात करें तो क्या होता है कि I इंटू प्राइमरी का पावर इंटू, भाई यहां से PS देख लेते हैं, तो ES। ठीक है। अगर बात करें I इंटू EP, तो यहां से अगर ये गुणा में हो जाते हैं, क्या ये गुणा में आ जाते हैं क्या ये, तो यहां से आपका के का मान निकल के आ जाता है ES बटे EP बराबर NS बटे NP और IP बटे IS। आपका ट्रांसफार्मर रेशियो का सूत्र ये होता है IS इंटू ES इंटू में PS इंटू
ईपी। अगर इनको गुना करते हैं आपस में, क्रॉस गुना करते हैं, तो आपका ये सूत्र आपके सामने आ जाता है। ये कुछ क्वेश्चन DMRC अब की बार 2020, हेवी वाटर बोर्ड 2018, एक पेपर लगा था क्या, इसरो का पेपर लगा था, एक अपनी टेक्निकल हेल्पर 2018, लोको पायलट सेकंड एग्जाम, उसके अंदर ये क्वेश्चन चारों 500 एग्जामों के अंदर सीधा ये क्वेश्चन दिया हुआ था और आपको यही सूत्र पूछा गया था। क्या ये आपका सिर्फ आपको दे दिया जाएगा, 4-5 ऑप्शन आते हैं उनमें ये बातें पूछ लेता है। अब फर्क उनमें ये आ जाता है कि कभी ईपी को चेंज कर देते हैं, एनएस को चेंज कर लेते हैं, आईपीएस को चेंज कर लेते हैं, ऊपर नीचे इनका कर देते हैं। इसकी डायरेक्शन यही होती है, इस हिसाब को आपको देखना है। बाकी की बात करेंगे अपने अगले वीडियो के अंदर। आपका टॉपिक हो गया आज ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक समीकरण और ट्रांसफार्मर रेशियो आपके सामने हो गया है। बाकी करेंगे अगली क्लास के अंदर अपने चर्चा। जय हिंद।